वेलकम बैक अगेन बेटा। देखो अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। केमिकल प्रॉपर्टीज टू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 बेटा। देखो तो हम कहेंगे यहां पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो आप लिख सकते हो एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज्ड। रिएक्टिविटी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है। जितना आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होती चली जाएगी। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी का केस क्या है देखो बेटा। ऑक्सीजन ऑलमोस्ट reacts with each element directly or indirectly। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक एलिमेंट से ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? रिएक्ट करता है। क्लियर है केस? तो इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजन रिएक्ट विद एक्सेप्ट। कुछ एक्सेप्शन केस भी है बेटा, जैसे एक्सेप्ट नोबल गैसेस एंड फ्यू हैलोजेंस। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का केस हम बात करते हैं तो उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्टिविटी आती है। जो जितना रिएक्टिव होगा उसके हमें उतने कंपाउंड मिलेंगे। तो ऑक्सीजन अपनी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई शो करता है। और ये आप इसलिए ऐसे भी कह सकते हो बिकॉज इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। और गैसियस स्टेट में ज्यादातर रिएक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया बेटा, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये केस आ गया पहला बेटा। अब देखो सेकेंड पॉइंट बी, that is oxidation state। oxidation state, to talk about the oxidation state of this group। तो हमारे पास क्या है देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ये एलिमेंट है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस ग्रुप की, जनरल बात करें हम लोग, दैट इज -2। और ये +2, +4 एंड +6 भी शो कर सकते हैं। +2, +4 एंड +6 जितने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एलिमेंट के, वो उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। +2, +4, +6 बेटा। क्लियर है केस? अब देखो इसी में आप लिख सकते हो ऑक्सीजन डज नॉट शो +4 एंड +6 बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल एब्सेंट होने की वजह से वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता। इसीलिए बेटा क्या होता है, ये +4 और +6 शो नहीं करेगा। इट विल नॉट शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड, द लास्ट एलिमेंट
elements of this group do not show positive 6 oxidation state due to inert pair effect. inert pair effect की वजह से जो लास्ट के एक दो एलिमेंट होते हैं बेटा वो पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण ये आपको याद रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस केस के अंदर कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिल सकती है बेटा। क्लियर है? तो हम बता देंगे आपको, आगे आएगा केस तो उसमें हम शो कर देंगे कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। देखो, पहला पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, positive 4 oxidation state act as oxidizing as well as reducing agent। पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है बेटा, लेकिन positive 6 oxidation state only act as oxidizing agent। ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी बेटा। देखो, आपको रटने मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या लॉजिक है। पॉजिटिव 6 है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये अपने आप को फर्दर जिस भी एलिमेंट की, इस ग्रुप के एलिमेंट की जिस भी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव 6 होगी वो अपने आप को और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वो अपने आप को रिड्यूस कर सकता है। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और अपने आप को रिड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बेटा पॉजिटिव 4 है, ये पॉजिटिव 6 में भी कन्वर्ट हो सकता है और गेन करके पॉजिटिव 2 में वापस भी आ सकता है। क्लियर है? तो उस तरीके से हम केस बात करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इन दिस केस द सल्फर हैज पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज पॉजिटिव 6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम बताते हैं बेटा यहाँ पे। डन। अब देखो थर्ड पॉइंट बेटा इसमें सी, reactivity towards hydrogen। reactivity towards hydrogen। अब ये हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन शो करते हैं बेटा। क्लियर है? तो लिखो यहां पे ऑल एलिमेंट्स react with hydrogen to give respective compound, to give respective compound just like this beta। H2O इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। फिर H2S, H2SE, H2TE, H2PO, ये सारी की सारी कंपाउंड हमें मिलते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सेलिनाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन टेलुराइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पोलोनाइड। डन बेटा। तो इस तरीके से सारे के सारे ये कंपाउंड बनते हैं, ये बनते हैं सारे के। बेटा देखो हमने यहाँ पे हाइड्राइड नहीं लिखा है, तो आप हाइड्राइड लिखना ही मत, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज ऑल दीज एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द
रेस्पेक्टिव हाइड्रोजन, दैट इज वाई उसको हम सेलिनाइड, टेलुराइड, पॉलिनाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड इस तरीके से शो कर रहे हैं बेटा। डन। अब देखो यहीं पे, अब हम इन ग्रुप्स के इनकी बात करते हैं बेटा, जो सारे के दे रखे हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ दीज कंपाउंड। ठीक है, फिजिकल स्टेट इनकी बात करें, इनकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे बेटा हम। तो फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, देखो यहां पे वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू H bonding. It is colorless, odorless. It is colorless, odorless liquid बेटा, clear है? It is colorless, odorless liquid at room temperature पे हमें वो liquid form में मिलता है. That is why we call it. It is colorless, odorless liquid. Clear? अब देखो इसी में हम आगे करें बात बेटा। अब इन सारे कंपाउंड्स के आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे क्या होती है, देखो वन बाय वन करके सुनो बेटा ध्यान से। अब देखो इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड हो गया एंड H2S, H2SE, H2TE are colorless, poisonous gases having बैड ऑडियोर। ये बाकी सारे के सारे कलरलेस पॉइजनस गैसेस हैविंग बैड ऑडियोर बेटा। इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल होती है और लिटिल बिट पॉइजनस गैस होती है बेटा। क्लियर है केस? चलो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्लियर ये वाला। सेकंड देखो इसी में वोलेटाइल नेचर। इफ यू टॉक अबाउट द वोलेटाइल नेचर, तो वोलेटाइल नेचर में बात करें बेटा हम लोग, तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसको डिस्कस करते हैं, रेडियो एक्टिव है बेटा। तो सॉरी 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 वोलेटाइल की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। H2O, H2S, H2SE, H2PE। क्लियर है? अब देखो, अब ध्यान सुनना, वोलेटाइल नेचर हम किस तरीके डिफाइन करेंगे बेटा। H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सो इट हैज लीस्ट वोलेटाइल नेचर among all these compounds। ठीक है ना? वाटर का तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि लीस्ट वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट होने के कारण इसका लीस्ट वोलेटाइल नेचर होगा बेटा, सबसे कम वोलेटाइल नेचर होगा किसका, वाटर का। क्लियर है केस? अब हम कहते हैं क्यों भाई, ये तो कहते शो कर दिया एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट सो इट हैज अ लीस्ट वोलेटाइल नेचर। बट दूसरा पॉइंट, as we move down the group, volatile nature decreased। वोलेटाइल नेचर क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है बेटा। अगर आप लोगों को पूछे वोलेटाइल नेचर डिक्रीज क्यों कर रहा है, आप बोला साइज ऑफ
दिस ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीज, बिकॉज इस ग्रुप के एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, और जितना साइज बढ़ेगा उतनी वंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ती चली जाएंगी ना, तो उतना उनका वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा बेटा। तो अब हम इसको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल नेचर होता है बेटा वाटर H2S का, एंड उसके बाद H2SE, उससे कम H2TE, और सबसे कम किसका होता है H2O का। दिस इज द वोलेटाइल नेचर ट्रेंड। तो ये याद रखना है आपको, वोलेटाइल नेचर किस तरीके से आप स्टडी करोगे इसका इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछ लेते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं कि क्या नेचर रहेगा। डन। अब देखो नेक्स्ट बेटा, देखो बेटा सेकेंड थर्ड बॉइलिंग पॉइंट, टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा इसकी, तो देखो क्या आएगा, हम कहेंगे वोलेटाइल नेचर का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का, फिर H2TE, H2SE, एंड सबसे कम किसका होगा H2S का। डन। तो ये बिकॉज आप ये लिख सकते हैं यहां पे वोलेटाइल नेचर इंक्रीज्ड इन above अरेंजमेंट। वोलेटाइल नेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जितना वोलेटाइल नेचर इंक्रीज करेगा मतलब उतनी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस क्या है बेटा, कम है, और जितनी कम फोर्सेस होंगी उतना वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बेटा। क्लियर है? और जितना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना वोलेटाइल नेचर कम होगा, ये तो पता ही है आपको, अंडरस्टूड है केस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड फोर्थ कोवेलेंट नेचर। तो यहां पे एक चीज नोट कर लो बेटा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज्ड कोवेलेंट नेचर increased, so H2O, H2S, H2SE, H2TE बेटा। क्लियर है केस, ये आ गया केस। अब इसमें क्या है देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस decreased from water to H2TE, so their covalent nature increased, उनका कोवेलेंट नेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसका होता है बेटा, तो हम क्या लिख के आते हैं यहां पे, हम कहते हैं H2TE का सबसे ज्यादा, H2SE का उससे कम, H2S का सबसे कम, और वाटर का तो एकदम ही कम है बेटा। तभी तो वाटर में देखो पोलैरिटी ज्यादा होती है, और वो पोलर कंपाउंड है, इसलिए बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है बेटा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हाई है, बिकॉज इट हैज अ मोर डिफरेंस, वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ड्यू टू पोलैरिटी इन द बॉन्ड, पोलैरिटी होने के कारण इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा कम है बेटा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ बात करें बेटा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखो इसमें हम कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये EH एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी पर डिपेंड करता है। जितनी कम होगी बेटा उतनी जल्दी थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा, और जितनी ज्यादा होगी उतना लेट थर्मली डिकम्पोज होगा। तो आपको बताइए बेटा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, यहां पे ट्रेंड लिखे तो मैं ऊपर लिख देता हूं ट्रेंड इधर देखो। देखो बेटा क्या होगा इसमें, तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा वाटर, फिर H2S, फिर H2SE, फिर सबसे कम होगा H2. तो रीजन क्या होगा बेटा देखो थर्मल स्टेबिलिटी का ये वाला, बिकॉज EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज्ड। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है वहां पे। क्लियर है? और डिक्रीज करने के कारण क्या होगा, ये केस बन जाएगा बेटा वहां पे। डन। नेक्स्ट देखो फिफ्थ सिक्स्थ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आपको मैंने पहले लिखाया था बेटा देखो कि रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। जितना जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा उतना रिड्यूसिंग नेचर अच्छा होगा। जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा ना बेटा उतना रिड्यूसिंग नेचर अच्छा होगा, क्योंकि उतनी जल्दी H मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका ट्रेंड क्या आएगा बेटा, जस्ट अपोजिट of the thermal stability, H2TE, H2SE, H2S and H2O. This is a trend of thermal reducing nature बेटा। तो यहाँ पे वाटर जो है पुअरेस्ट रिड्यूसिंग नेचर है, वो रिड्यूसिंग नेचर शो नहीं कर सकता। क्लियर? सिक्स्थ सेवंथ acidic nature. Once again acidic nature depends on EH bond strength. It depends on element hydrogen bond strength. ठीक है ना? Smaller or lesser will be the bond dissociation enthalpy, higher will be its acidic nature. जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी जल्दी हमें H मिल जाएगा बेटा। तो जो रिड्यूसिंग नेचर का ट्रेंड है, सेम ट्रेंड बेटा किसका होगा, इसका होगा, इस वाली प्रॉपर्टी का। मैं ऊपर लिखता हूं बेटा देखो,
देखो बेटा ट्रेंड देखो इसका, दैट विल बी H2TE, H2SE, H2S एंड H2 एसिडिक नेचर का ट्रेंड है। क्लियर केस, ये आ गया हमारा एसिडिक नेचर। नेक्स्ट 8th बर्निंग नेचर। आपको बताए all elements of this group burned in the presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितने भी कंपाउंड है बेटा वो सारे के सारे बर्न करना शुरू कर देंगे। एलिमेंट्स इन ऑल अबव कंपाउंड, कंपाउंड्स ऑफ दिस ग्रुप बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एक आपको शो कर देता हूं, और डाइऑक्साइड वगैरह देते हैं बेटा। H2S burn in the presence of oxygen will give you H2O plus sulfur dioxide। H2O plus sulfur dioxide आपको मिल जाती है बेटा वहां पे। क्लियर, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है, कितने इधर 3 है बेटा, इधर 3/2 कर दो, बाकी तो सब बैलेंस। क्लियर केस बेटा। तो इस तरीके से बर्निंग नेचर शो करते हैं। अब देखो इनकी शेप, they all have sp3 hybridization having angular or bent shape बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसकी वजह से इनकी एंगुलर और बैंड शेप बन जाती है। जैसे वाटर की शो करनी है बेटा मुझे, तो ये शेप होती है बेटा। 10th देखो, नेक्स्ट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करें बेटा हम लोग यहां पे, तो हम कहते हैं, देखो रीजन बता दूंगा आपको, लिखाऊंगा नहीं। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है वाटर का, फिर उससे कम और सबसे कम होता है 90 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल है इस ग्रुप के इन कंपाउंड्स के, दीज आर द बॉन्ड एंगल। अब इसके पीछे रीजन क्या है देखो बेटा, अगर हम इसके पीछे रीजन दें तो आपको बताया था कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा उतनी रिपल्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोडेंसिटी कम हो जाएगी सेंट्रल एटम के ऊपर, और उतना बॉन्ड एंगल बढ़ता कम होता चला जाएगा। क्लियर है? रीजन दे रहा हूं देखो यहां पे। पहला केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज्ड। सेकेंड, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीज, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने के साथ क्या होगा बेटा, रिपल्शन डिक्रीज्ड, सो बॉन्ड एंगल क्या करेगा बेटा, वो भी डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द रीजन। देखो पहले पढ़ा हुआ बेटा रीजन हमने, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बता रहे हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले ग्रुप के अंदर कि क्या रीजन होता है, किस तरीके से बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करता है अगर हम इस तरीके से मूव करते हैं। डन, नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे करते हैं कवर।
देखो बेटा, नेक्स्ट है 11th, दैट इज अदर हाइड्राइड्स। जिस तरह देखो अदर हाइड्राइड्स हमने ऐसे लिख दिया बेटा, जबकि हमारे पास क्या होता है प्रॉपरली, आपको पता है कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड भी मिलती है, तो हाइड्रोजन तो इन्वॉल्व है ना इसमें, इसलिए आप इस तरीके से शो कर सकते हो। इसी तरीके से सल्फर के केस भी शो कर सकते हो बेटा आप, ये मिल सकता है डाई हाइड्रोजन पर सल्फाइड मिल सकता है, एंड डाई हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड भी मिल सकता है। डाई हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड, ये सारे केस मिल सकते हैं। तो ये केस थे बेटा व्हेनेवर दीज ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विद द हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या कंपाउंड बनते हैं और उन कंपाउंड्स के फर्दर प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो हमने सारे के सारे केस को डिस्कस कर लिया यहां पे बेटा। क्लियर केस? चलो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा विद द न्यू टॉपिक, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।